तो पहला हमारे सामने बहुत ही हमारा प्यारा दुलारा नाम, देखो नाम में ही सरलता है इसके, तो सिंपल प्रेजेंट या फिर इनडेफिनिट प्रेजेंट, इसके तो नाम में ही सिंपल छुपा हुआ है। तो अपने आप में काफी बेचारा सिंपल टेंस है, काफी सिंपल टेंस है क्योंकि नाम में ही सिंपल है। अब सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या है, ठीक है, तो मतलब को समझने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि किन किन सिचुएशंस में, किन किन हालातों में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो हमारे सामने अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। पहला है अक्षय वेक्स अप एट 4 इन द मॉर्निंग। अक्षय वेक्स अप एट 4 इन द मॉर्निंग। आप मुझे ये बताओ कि इस सेंटेंस का पहली बात तो मतलब ये है कि अक्षय जो है सुबह 4 बजे उठता है, राइट, उठता है। तो यानी कि ये वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो प्रोबेबली अक्षय रोज करता है ना, या फिर रूटीन में करता है, राइट, उसकी हैबिट है सुबह 4 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त ब्रो, राइट, ठीक है, हर बंदे की अपनी अपनी। अब मुझे बताओ कि अक्षय जो है, अक्षय जो है वो किसी कोई एक आदमी है या बहुत सारे आदमी है? सर अक्षय तो किसी एक ही इंसान का नाम लग रहा है हम लोगों को, बिल्कुल सही बात है। तो अगर अक्षय किसी एक इंसान का नाम है तो ये क्या है सर? ये सिंगुलर है ना। ये एक्शन कर भी कौन रहा है? अक्षय कर रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि क्या मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया है? बिल्कुल किया है सर, आपने एस का प्रयोग किया है। क्यों किया है? बिकॉज जो करने वाला है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा? वो भी सिंगुलर होगा, ठीक। सो अक्षय वेक्स अप एट 4 इन द मॉर्निंग, तो इसका मतलब अक्षय रोज ये एक्टिविटी करता है, करेक्ट है। दे वॉच अ मूवी, यहाँ पे होना चाहिए, दे वॉच अ मूवी एवरी वीकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर वीकेंड पे एक मूवी देखते हैं। भाई उनका रिचुअल है, उनका रिचुअल है कि शनिवार इतवार को भैया अपन को अपने को एक मूवी देखनी है, वो उनका रिचुअल है। तो ये जो मूवी देखने का एक्शन है डेफिनेटली एक रूटीन बेसिस पे होता है, एक हैबिट बेसिस पे होता है ना। जैसे कुछ लोगों का रूटीन ये होता है कि सर हमें महीने में एक बार तो घूमने जाना ही जाना है हिल स्टेशन पे या कहीं पर भी, तो वो भी उनका रिचुअल है, वो भी उनकी हैबिट है, वो भी उनकी एक आदत है। तो वैसे ही भाई इन लोगों की आदत क्या है कि भैया हमें हर वीकेंड पे जो है मूवी देखनी है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो दे है, दे का मतलब क्या? वो, ये है तुम्हारा थर्ड पर्सन प्लूरल। अगर अभी थर्ड पर्सन नहीं पता हो कि सर ये थर्ड पर्सन क्या होता है, कोई बात नहीं, जब प्रोनाउंस करवाऊंगा या फिर सब्जेक्ट वर्ब करवाऊंगा तब बताऊंगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। फिलहाल के लिए जो दे है वो थर्ड पर्सन, चलो थर्ड पर्सन मैं यूज नहीं कर रहा, फिलहाल के लिए जो दे है वो क्या है? वो है प्लूरल, क्योंकि दे मैं बात कर रहा हूं किसी और की, और वो लोग जो कि प्लूरल है, ठीक है, वो लोग, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। अब तो वो लोग जो है हर वीकेंड पे मूवी देखते हैं। देखते हैं, देखते हैं का मतलब क्या है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं। बहुत सारे का मतलब एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो दे है, वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया? इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या यहाँ पे मैंने एस या ईएस का प्रयोग किया? द आंसर इज नो। मैंने सर यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया मैंने? क्योंकि सर आपका जो सब्जेक्ट है, जो एक्शन करने वाला है, वो आपका प्लूरल है, राइट, एक से ज्यादा है। अगला सेंटेंस, शी वर्क्स इन अ मैनेजमेंट कंपनी। इसका मतलब क्या है कि वो एक मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है। तो डेफिनेटली बात है ना कि अगर आप कहीं पे काम करते हो तो आप वहां पे रोज काम करते हो, या फिर कम से कम हफ्ते में 4 to 5 to 6 डेज तो काम करते ही करते हो। तो वर्किंग भी एक ऐसा एक्शन है जो आप रूटीन बेसिस पे करते हो, ऑब्वियसली ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि भाई मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ या तुम किसी कंपनी में काम करता हो, फलाना ढिमकाना किसी कंपनी में काम करता है, तो वो काम करता है, राइट। वो ये ऐसा एक्शन है जो कि वो प्रोबेबली डेली बेसिस पे करता है, डेली या फिर ऑल्टरनेट डे पे, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कई कंपनियों में, या फिर बोलते हैं कि आप एक दिन ऑफिस आओ, एक दिन वर्क फ्रॉम होम ले लो। वर्क फ्रॉम होम में कोई भी इंसान काम नहीं करता, ठीक, राइट। सो शी वर्क्स इन अ मैनेजमेंट कंपनी, तो इसका मतलब ये है कि वो मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है। ऐसा एक्शन जो कि रूटीन बेसिस पे होता है, हैबिचुअल बेसिस पे होता है, ठीक। अब यहाँ पे शी क्या है बच्चों? यहाँ पे सर जो शी है वो है आपका सिंगुलर,
सिंगुलर क्यों है? क्योंकि सर एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है ना। तो क्या मैंने यहाँ पे वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया? बिल्कुल सर, वर्ब जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे आपने एस लगाया, ये रहा एस, है ना, तो इसलिए लगाया, राइट। अब ये तीनों के तीनों एक्शन में क्या हो रहा है सर? ये तीनों के तीनों वो एक्शन है जहां पे मैं किसी इंसान के हैबिचुअल एक्शन या फिर रूटीन के बारे में बात कर रहा हूं। तुम खुद देखो, अक्षय रोज सुबह उठता है, वो हर वीकेंड मूवी देखते हैं, वो एक मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है। तो ये किसी भी इंसान का जो हैबिचुअल एक्शन है या रूटीन है उसके बारे में बता रहा है, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहला यूज होता है वो ये होता है कि वो किसी भी इंसान की जो हैबिचुअल एक्शन है, जो वो डेली बेसिस पे करता है, जो वो रूटीन बेसिस पे करता है, उसके बारे में बताता है। समझे इस बात को? अगला, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, water boils at 100 degrees Celsius. There are 8 planets in the solar system and the sun rises in the east. ठीक, अब ये क्या है सर? ये स्टेटमेंट क्या है सर? ये तो मतलब आप सॉर्ट ऑफ मुझे फैक्ट बता रहे हो कि भाई दिल्ली जो है वो भारत का कैपिटल है, भारत की राजधानी है, ठीक है। पानी सर 100 डिग्री के तापमान पे बॉईल हो जाता है, उबल जाता है। सर हमारे जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, वहां पे 8 प्लैनेट्स हैं, पहले 9 थे, फिर बाद में साइंटिस्टों को लगा कि अबे हटाओ प्लूटो को, इतना छोटा था, इतना दूर है, कोई औकात नहीं, भगाओ, तो 8 रह गए। सर जो सूरज देवता है वो सर रोज पूरब से निकलते हैं, पश्चिम में डूबते हैं। सर आप फैक्ट बता रहे हो, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, और तुम फॉर एग्जाम्पल किसी और सिटी में या फिर स्टेट में बैठ के वीडियो देख रहे हो, तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी हर जगह होगी ना। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर कोई यूएस में कोई बंदा है तो उसके लिए भी अगर वो पढ़ रहा है इन फैक्ट्स को, तो उसके लिए भी भारत की राजधानी दिल्ली ही है ना। अगर कोई इंसान फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में है या फिर न्यूजीलैंड में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री में है, अगर वो भारत की राजधानी देखता है तो उसको दिल्ली ही चमकती है कि हाँ भाई दिल्ली है। तो यानी कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्या है सर? ये एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है जो कि दुनिया के किसी भी देश में या दुनिया की किसी भी जगह पे सही है। दिल्ली भारत की राजधानी है। ये सर जितना दिल्ली में ट्रू है उतना ही प्रोबेबली सर सैन फ्रांसिस्को में भी ट्रू है। करेक्ट है बात, राइट। दूसरा, पानी 100 डिग्री के तापमान पे उबल जाता है। अब देखो ये तो है नहीं कि पानी जो है इंडिया में 100 डिग्री पे उबल रहा है, लेकिन यूएस में बोलता है कि ठीक है तुम डेवलप्ड कंट्री हो तो तुम्हारी मैं कम गैस खर्चा करवाऊंगा, तुम्हारा 50 डिग्री पे उबल जाऊंगा। ये तो नहीं है ना, ये मांडवली तो पानी नहीं करता, राइट। तो पानी अगर 100 डिग्री के तापमान पे उबलता है, तो अगर 100 डिग्री के तापमान पे इंडिया में उबल रहा है तो दुनिया में हर जगह वो 100 डिग्री के तापमान पे ही उबलता है, करेक्ट। दुनिया में 8 सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल हमारा कोई इंडियन साइंटिस्ट, कोई अगर इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट या कोई भी एस्ट्रोनॉमर जो है टेलीस्कोप से देख रहा है, उसको 8 दिख रहे हैं, अच्छा 8 है। बट अगर यूएस वाले में कोई देख रहा है तो उसको मान लो कि 9 दिख गए या 10 दिख गए, ये थोड़ा ना होगा। दुनिया के हर साइंटिस्ट के लिए सौर मंडल में 8 ही ग्रह होंगे, 8 ही प्लैनेट्स होंगे, राइट। तो ये भी एक ऐसी चीज है जो दुनिया के हर कोने में सच है या ना? ठीक। सूरज पश्चिम से उगता है सर, सूरज हर जगह पश्चिम से उगता है, पश्चिम से। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, राइट। पश्चिम से उगता है कि पूर्व से उगता है? सॉरी, ये गलती हो गई मुझसे। पूर्व से उगता है, पश्चिम से नहीं उगता। तो कहने का मतलब ये है कि सर अगर सन जो है वो पूरब से उगता है, राइट, पूरब से उगता है, तो दुनिया में हर जगह पूरब से ही उगता है, कहीं पर भी सर पश्चिम से नहीं उगता। अगर पश्चिम से उगता तो अलग ही बात, तो कहते हैं ना कि आज क्या सूरज पश्चिम से उगा है, राइट। तो ये सारे स्टेटमेंट्स क्या हैं? ये सारे स्टेटमेंट्स वो हैं जो यूनिवर्सल फैक्ट है, जो कि तथ्य है, जो कि दुनिया के आप किसी कोने में चले जाओ ये चीजें नहीं बदलने वाली। दिल्ली भारत की राजधानी है, वो हर जगह ट्रू है। पानी 100 डिग्री पे उबलेगा, उबलता है, ये हर जगह ट्रू है।
सौर मंडल में, सोलर प्लैनेट्स में 8 प्लैनेट्स हैं, ये हर जगह ट्रू है। सन ईस्ट में उगता है, ये हर जगह ट्रू है, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा काम है, जो दूसरा फंक्शन है, वो किसी यूनिवर्सल फैक्ट को बताने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, हालांकि ये चीज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगी, बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी बता दूं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखता हूं, जैसे मान लो मैं ये लिखता हूं, हाँ, मैं ये लिखता हूं यहाँ पे, Delhi is being the capital of India. The capital of India. तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? दिल्ली इज बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल हो रही है। तो हो रही है का मतलब क्या है सर? यहाँ पे हो रही है का मतलब क्या? तो है नहीं है, ये हो रही है थोड़ा ना होता है कि सर आधी कैपिटल हो चुकी है लेकिन आधी अभी हुई नहीं है। भाई कैपिटल है, कोई शादी थोड़ा ना है, मतलब कि सर सगाई रोका हो चुका है बस शादी होनी बाकी है। ये थोड़ा ना है ना। तो या फिर सर वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि बेटा पानी अभी जो है 100 डिग्री के तापमान पे उबल रहा है। कल कितने पे उबलेगा ये अपने को नहीं पता। कल यानी कि जो बीता हुआ कल है, तब कितने पे उबला था वो भी अपने को नहीं पता। तो सर ये यूनिवर्सल फैक्ट तो नहीं रहा फिर, राइट। तो अगर मैं तीसरे पे आते हैं, देयर आर बीइंग, ठीक है, देयर आर बीइंग, अगेन यहाँ पे आर बीइंग लिख देता हूं, देयर आर बीइंग 8 planets in the solar system, इन द सोलर सिस्टम। क्या ये ठीक है कि देखो बेटा अभी तो जो है ना 8 प्लैनेट हो रहे हैं सोलर सिस्टम में? सर ये भी अजीब सा लग रहा है मामला। अभी हो रहे हैं का मतलब क्या हुआ कि मतलब और भी हो सकते हैं। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। सर इसमें क्या बुराई है? सर सूरज जो है वो ईस्ट से उग रहा है। ईस्ट, सॉरी ये ईस्ट है, ईट नहीं है, ईस्ट है, ठीक है। सूरज जो है सर वो पूरब से उग रहा है, उसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। बस यहाँ पे बात ऐसी है कि पूरब से उग रहा है, ये सेंस दे रहा है कि पता नहीं कल किस दिशा से उगा था, या पता नहीं कल किस दिशा से उगेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है। तो सर ये मतलब क्या आपका पॉइंट क्या है यहाँ पे? क्या आप क्यों बता रहे हो हमको सारी बातें? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट होता है, अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आता है। और हम वहां पे हम कभी भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि पानी, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है कि पानी अभी उबल रहा है, पता नहीं भाई कल कितने पे उबले, कल 200 डिग्री पे भी उबल सकता है, हमें क्या पता, राइट। अभी 8 प्लैनेट हो रहे हैं, 4 हो चुके हैं, 4 होने बाकी हैं, ये क्या बात हुई? करेक्ट। सूरज सूरज जो है पूरब से उग रहा है, राइट। हालांकि अगर हम हिंदी बोले तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगेन द प्रॉब्लम इसकी अगर हम प्योर हिंदी से ट्रांसलेशन निकालते हैं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो सूरज जो है वो ईस्ट से उग रहा है, इस टाइम तो उग रहा है, कल कहां से उगेगा ये नहीं पता, या फिर जो बीता हुआ कल है वहां उस तब कब कहां से उगा था ये भी नहीं पता। ऑलराइट, तो हमें एक बहुत ही सिंपल बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी यूनिवर्सल फैक्ट, किसी तथ्य के बारे में बात करते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पे हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। तथ्य के बारे में बात कर रहा हूं मैं सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो सर इसका मतलब ये नहीं कि जो बॉयल है या राइजिंग है या इज है या आर है, इनके साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल ही नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलता हूं द प्राइसेस आर राइजिंग,
द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल आर राइजिंग, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यू आर बीइंग अनरीजनेबल, तुम इस टाइम पे अनरीजनेबल या फिर बेतुकी बात कर रहे हो, बिल्कुल सही है। तो इन वर्ब्स के साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं वहां पे अगर ये वर्ब्स लग गए, उस सिचुएशन में हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई बात समझ में? ठीक, आगे बढ़े फिर। चलो एक मिनट, जरा मैं इंक्रीज कर दूं। हाँ जी, the colleges reopen in December, the PM leaves for the US next month, the train departs at 6 tomorrow morning। ठीक, अब सर ये सेंटेंसेस थोड़े से अलग हैं। अलग क्यों है? अब तुम ये देखो, द कॉलेजेस रीओपन, तो सर क्या इसका, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि कॉलेज दिसंबर में खुलते हैं, और अगर खुलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हर दिसंबर में कॉलेजेस खुलते हैं, दोबारा खुलते हैं, क्योंकि रीओपन लिखा हुआ है। द पीएम लीव्स फॉर द यूएस नेक्स्ट मंथ, अगले महीने पीएम जाते हैं, तो सर इसका अगर जाते हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये जो है एक रूटीन एक्टिविटी है, ये एक रूटीन बेसिस पे होती है, एक हैबिचुअल, मतलब पीएम को हैबिट है यूएस जाने की। तो सर अगर हैबिट है तो अगले महीने जाते हैं, ये बात समझ में नहीं आई, राइट। अगला स्टेटमेंट, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 6 टुमारो मॉर्निंग, ट्रेन जो है कल सुबह 6 बजे निकलती है। सर हर सुबह 6 बजे का मतलब समझ में आता है, दैट द ट्रेन डिपार्ट्स एट 6 एवरी मॉर्निंग, ये बात समझ में आती है, लेकिन कल सुबह 6 बजे निकलती है, ये बात समझ में नहीं आती, राइट। पीएम जो है यूएस अगले महीने जाते हैं, ये बात भी समझ में नहीं आती। पीएम अगले महीने यूएस जाने वाले हैं, जाएंगे, जा रहे होंगे, ये बात फिर भी समझ में आती है। अगले महीने जाते हैं, ये बात समझ में नहीं आती, राइट। तो सर ये क्या है, मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, बहुत मेरी बात को सुनना ध्यान से और कोशिश करना समझने की, ठीक है ना। अगर मान लो मैं बोलूं कि आई वॉच अ मूवी, तो इसका मतलब क्या है कि मैं मूवी देखता हूं, है ना। इसका मतलब ये है कि मैं मूवी देखता हूं। अगर मैं ये बोलता हूं कि द कॉलेजेस रीओपन, और द कॉलेज, चलो यही बोल देते हैं, द कॉलेजेस रीओपन एवरी ईयर इन डिसम्बर, इन डिसम्बर, तो इसका मतलब क्या है, हर साल दिसंबर में कॉलेज जो है वो दोबारा खुलते हैं, दोबारा, क्योंकि रीओपन है तो दोबारा खुलते हैं, राइट। तो सर अब यहाँ पे द कॉलेजेस रीओपन, तो यहाँ पे सर आपने एवरी ईयर क्यों नहीं लगाया? और अगर आपने एवरी ईयर नहीं लगाया तो क्या ये सेंटेंस गलत नहीं हुआ? द आंसर इज नो, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखो क्यों, क्यों सही है। कॉलेजेस का दिसंबर में खुलना, क्या ये चीज सर्टेन है कि अनसर्टेन है? अगर मैं कोविड की बात नहीं करूं, अभी तुम लोग डेफिनेटली जवाब दोगे कि सर कोविड चल रहा है ना, कल का क्या पता कल हो ना हो, कॉलेज खुले ना खुले, कोविड भी है, दिल्ली में पोल्यूशन भी है, तो क्या पता। मैं नॉर्मल टाइम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2020 से पहले की बात कर रहा हूँ, 18, 17, 19, राइट। तो अगर कॉलेज को दिसंबर में खुलना है तो वो खुलेंगे ही खुलेंगे, है ना, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो डेफिनेटली सर ये एक सर्टेन एक्शन है। सर्टेन का मतलब पक्का से पक्का होगा, पक्का से पक्का, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती एक्सेप्ट फॉर कोविड ऑफ कोर्स, ठीक है ना। वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ी ताकत निकली। तो ये जो कॉलेज का खुलना जो एक्शन है वो पक्का से पक्का होना है, राइट। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये एक्शन, ये जो कॉलेजेस जो दिसंबर में खुलेंगे, ये तय कब हुआ है कि दिसंबर में खुलेंगे? सर ये पहले ही निर्धारित हो चुका है, प्रोबेबली जब सेशन शुरू हुआ था, ठीक है, या फिर अभी कुछ लोग बैठे, उन्होंने कहा कि भाई कॉलेज जो है दिसंबर में खुलेंगे, पक्का खुलेंगे, राइट। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो होने तो फ्यूचर में वाला है, क्योंकि सर अभी दिसंबर आया नहीं है, अभी दिसंबर आया नहीं है,
जो होने तो फ्यूचर में वाला है, लेकिन जिसका जो प्लानिंग है वो पहले ही हो चुका है, नंबर 1। ठीक। और नंबर 2, सर ये एक सर्टेन एक्शन है, ये एक्शन पक्का से पक्का होगा। राइट। अगला सेंटेंस देख, द पीएम लीव्स फॉर द यूएस नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि पीएम जो है अगले महीने यूएस जाएंगे। इस सेंटेंस का मतलब ये है। कैसे समझना है इस बात को? समझना है इस बात को कि जो पीएम का जाना है, अगर जो उनका यूएस जाना है नॉर्मल टाइम्स में, अगेन क्योंकि नेक्स्ट मंथ की बात है ना, तो नेक्स्ट मंथ तो फ्यूचर है ना, भविष्य में जाएंगे वो तो। राइट। नॉर्मल टाइम्स में अगर कोविड ना हो, सब कुछ सिचुएशन चल रही हो, तो क्या पीएम का जाना एक सर्टेन एक्शन है? डेफिनेटली सर, अंडर ऑफ कोर्स एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, कि अगर बहुत ही कुछ अलग अनूठा हो गया तो रुक सकता है, लेकिन सर 99% जो है पीएम का जाना श्योर है, तो डेफिनेटली एक सर्टेन एक्शन है। यस। दूसरी चीज, पीएम यूएस के लिए निकलेंगे, इसका फैसला कब हो गया है? सर इसका फैसला पहले ही हो गया था। पहले का मतलब कि सर प्रोबेबली जो है उनका एक ईयरली कैलेंडर बनाया लोगों ने कि पीएम साहब जनवरी में आपको ये करना है, फरवरी में ये करना है, नवंबर में ये करना, और दिसंबर में ये करना, यहाँ यहाँ जाना है। राइट। अगर ईयरली नहीं बनाया होगा तो प्रोबेबली हाफ ईयरली बनाया होगा, क्वार्टरली बनाया होगा, मंथली बनाया होगा, क्योंकि पीएम का तो भाई बहुत सारा बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, तो उनका जितना स्केड्यूल होता है पहले ही बन जाता है। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि सर कि पीएम को यूएस जाना है, इस चीज का जो डिसीजन है ये पहले ही हो चुका है, नंबर 1। और दूसरी चीज, ये एक्शन जो है सर्टेन है, ये पॉसिबल नहीं है, ये एक्शन पक्का से पक्का होगा। ऑफ कोर्स अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आर देयर, कुछ अलग ही बात हो गई तो अलग बात है। ठीक। तीसरा देख, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 6 टुमारो मॉर्निंग। ट्रेन कल सुबह 6 बजे निकलेगी। इस सेंटेंस का मतलब ये है, क्योंकि टुमारो मॉर्निंग है ना, अगेन फ्यूचर है, तो ट्रेन जो है कल सुबह 6 बजे निकलेगी। ट्रेन जो है कल सुबह 6 बजे निकलेगी। तो सर अगेन इसका मतलब क्या ट्रेन का निकलना तय है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल तय है। कल सुबह निकलेगी, पक्का से पक्का कल सुबह निकलेगी। ठीक है भाई, ट्रेन डिले हो गई, धुंध हो गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो अगेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, लेकिन ट्रेन के निकलने का जो समय है, जो टाइम है, वो 6 बजे है। तो डेफिनेटली एक सर्टेन एक्शन है। सर ये डिसाइड तभी होगा या पहले ही हो चुका है? अरे ट्रेन की जो जो स्केड्यूल होता है, जो उसकी समय सारणी होती है, तो पहले ही बन जाती है ना। राइट। तो यानी कि ये भी एक्शन जो है ये पहले ही डिसाइड हो चुका है। एक्शन मतलब जो स्केड्यूल है वो पहले ही डिसाइड हो चुका है। राइट। तो ये जो टुमारो मॉर्निंग वाला एक्शन है, ये जो टुमारो मॉर्निंग वाला एक्शन है, ये भी क्या है सर? ये भी सर सर्टेन एक्शन है, यही पक्का से पक्का होगा, पक्का से पक्का होगा। राइट। और दूसरी बात सर, इनकी जो इसकी जो प्लानिंग है वो पहले ही हो चुकी है। हाँ या ना? ठीक है ना? तो अब ये जो 3 सेंटेंसेस हैं, इसमें हमको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, और वो ये है कि सर यहाँ पे हम एक प्रेजेंट के टेंस को यूज कर रहे हैं फ्यूचर को दिखाने के लिए। हम एक प्रेजेंट के टेंस को, ये देख लीव्स, हम एक प्रेजेंट के टेंस को यूज कर रहे हैं फ्यूचर को दिखाने के लिए। राइट। प्रेजेंट का टेंस, फ्यूचर का टाइम। तो सर ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ये वो एक्टिविटीज हैं जो कि ऑलरेडी प्लान हो चुकी हैं, जिनका होना तय है। तो अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ऑलरेडी प्लान हो चुकी है, जिनका होना तय है, जिनका होना सर्टेन है, अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, तो उन एक्टिविटीज को भी हम सिंपल प्रेजेंट में लिख सकते हैं। उन एक्टिविटीज के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। सर एक मिनट, एक सवाल है मेरा बड़ा छोटा सा। सर द कॉलेजेस रीओपन इन दिसंबर और द कॉलेजेस विल रीओपन इन दिसंबर, अगर फॉर एग्जांपल सर मैं यहाँ पे विल लगा दूं, तो सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? उत्तर है कोई डिफरेंस नहीं है।
देयर इज नो डिफरेंस इन दीज टू सेंटेंसेस, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। तो सर फिर आपने ये क्यों यूज किया, वही कर दिया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई गलत नहीं बोलेगा आपको। आई बात समझ में? तो हम किस कंडीशन में किसी प्रेजेंट के टेंस को यूज करते हैं कोई फ्यूचर का टाइम बताने के लिए? सर दो कंडीशन अभी आपने बताई। पहला तो सर अगर वो एक्शन जो है वो सर्टेन है। दूसरा सर जो उसकी प्लानिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है। उस सेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर सकते हैं फ्यूचर की एक्टिविटी बताने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए इस बात को समझना, ठीक है ना? तो ये सारे वो एक्शन है जो कि सर्टेन है, जो कि प्लान्ड है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस बता रहा है कि फ्यूचर की एक्टिविटी में क्या होने वाला है। आई बात समझ में? इस यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग विल भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग भी सेम होगा, लेकिन इस तरीके से भी हम इन सेंटेंसेस को लिख सकते हैं और मीनिंग भी वही आएगा। आ गई बात समझ में? So describing a future action that is planned in the present, and also something that is certain, something that is fixed, जिसको होना ही होना है। ठीक, क्लियर है मामला? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये तीन चीजों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं बाबू। पहली चीज सर अगर कोई हैबिचुअल एक्शन हो, अगर कोई रूटीन हो। दूसरी चीज सर अगर कोई तथ्य हो, कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो। तीसरी चीज सर कोई भी ऐसी फ्यूचर की एक्टिविटी जिसको होना ही होना है और जिसको हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, उसके लिए भी सर हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये तीन चीजें हैं जिसके लिए इस टेंस का यूज होता है, तो ध्यान रखना। ऑलराइट, चलो भाई अब समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, नायक ने नायिका से कहा, बदले में नायिका ने कहा लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, ये भी तो प्रेजेंट टेंस में ही है ना, पास्ट में तो नहीं है। लौंडे का दिल टूट गया। ठीक, तो अब जो इस तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जहां पे नहीं का यूज होता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में उनका जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो कैसे होता है समझ लेते हैं एक बार। ठीक, अक्षय डज नॉट वेक अप एट 4 in the morning. अक्षय डज नॉट वेक अप एट 4 in the morning. देखो यहाँ पे एक मैं आपको चीज समझाता हूँ थोड़ी सी, बिफोर आई गेट इनटू द एक्सप्लेनेशन ऑफ डज एंड डू और डज से पहले एक छोटी सी चीज देखो। यहाँ पे मैंने डज लगाया, फिर मैंने एन लगाया, फिर यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाई, फिर मैंने यहाँ पे टी लगा दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी क्यों लगाई? देखो, जब मैं किसी शब्द को छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे मेरा पूरा लिखने का मन है नहीं, मैं छोटा करना है उसको, तो अंग्रेजी की जो व्याकरण है, जो इंग्लिश ग्रामर है, उसके लिए भी इसके लिए भी प्रोविजन है कि आप उस शब्द को छोटा कर सकते हो। और इस शब्द के छोटा करने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट जब कोई चीज होती है तो वो छोटी होती है। अब डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट एक डॉक्यूमेंट भी होता है, जिसमें जो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जब आप किसी चीज को करने के लिए या फिर ना करने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन मैं उस कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट एज एन एक्शन के बारे में, उसका मतलब है जब कोई चीज छोटी होती है। ठीक, तो यहां पे मैंने डज नॉट को छोटा करके डजंट कर दिया। अंडरस्टूड? पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब हम इस अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर, अब अपॉस्ट्रोफी के मल्टीपल यूजेस हैं। अब इसको हम पोजेशन में भी यूज करते हैं जब नाउन्स प्रोनाउंस में हम इसको पोजेशन में भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी को हम पोजेशन के लिए यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं हम किस लिए? कॉन्ट्रैक्शन के लिए, छोटा करने के लिए। तो अगर हमने कोई चीज छोटी करी, डेफिनेटली हमने उसमें से कोई लेटर गायब कर दिया है ना, कोई कोई जो एक अक्षर है उसे गायब कर दिया। जो अक्षर गायब हुआ है, ये बताने के लिए कि भाई यहां से हमने कुछ उड़ाया है, यहां से हमने कुछ एक्सक्लूड किया है, कुछ ओमिट किया है, कुछ हटाया है, कुछ गायब किया है, उसके लिए ये अपॉस्ट्रोफी लिखते हैं। So this is to signify, or this is to, you know,
कन्वे दैट अ लेटर इज मिसिंग, राइट। तो इसीलिए ना ये जो अपोस्ट्रोफी है ये हमेशा किसी मिसिंग लेटर को रिप्रेजेंट करती है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं आई हैवंट डन इट, ऐसे भी लिखते हैं ना, आई हैवंट डन इट, है ना। और ये भी लिख सकते हैं कि सर आई हैव नॉट डन इट, ठीक, आई हैव नॉट डन इट। तो अब देखो यहाँ पे मैंने एन और, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, एन और टी के बीच में एक अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया, है ना, एन और टी के बीच में। अब एन और टी के बीच में अगर मैंने अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है, यानी कि मैंने कोई लेटर उड़ाया है, कोई गायब किया है, तो वो कौन सा लेटर है जो मैंने उड़ाया है? सर हमको साफ साफ दिख रहा है एकदम, सर आपने ओ उड़ा दिया यहाँ से, है ना। तो यही चीज बताने के लिए कि मैंने कोई चीज यहाँ पे उड़ाई है, इसलिए मैं यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करता हूँ, राइट। और अपोस्ट्रोफी को जैसे, और केवल यहाँ पर नहीं, बहुत जगह, फॉर एग्जाम्पल ही हैजंट डन इट, आई डोंट नो, इन सब जगह पे हम अपोस्ट्रोफी को यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाने के लिए, राइट, कि हमने सारे लेटर्स इंक्लूड नहीं करे हैं, हमने एक आध लेटर उड़ाए भी हैं, गायब भी किए हैं, यही बताने के लिए हम इस अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और कई बार तो हम दो दो लेटर्स भी गायब कर देते हैं, दो दो, ठीक, वो जब आएंगे तब की तब, लेकिन फिलहाल इतनी छोटी सी ये बात थी, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं डू एंड डज के फंडे पे, ठीक। अब देखो, जब भी तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे बाबू सब्जेक्ट बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करेगा, ठीक है। जब भी तुम्हारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो उस केस में जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, तो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डज यूज करेंगे और यहाँ पे नॉट यूज करेंगे, डज नॉट यूज करेंगे, ठीक। सर यहाँ पे ये जो डज है, यहाँ पे ये जो डज है ये क्या है? सर डज जो है यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, हेल्पिंग वर्ब है। तो सर वेक क्या है यहाँ पे? वेक क्या है यहाँ पे? वेक जो है ना वो हमारा एक्शन वर्ब है, वो हमारा मेन वर्ब है। सर हम यहाँ पे डस क्यों यूज कर रहे हैं, डू क्यों यूज नहीं कर रहे? बहुत सिंपल लॉजिक है। तू देख, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, ये बात मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, राइट। तो जैसे ये डू है, तो इसका क्या होगा? इसका होगा डिड और इसका होगा डन, राइट। तो अगर मुझको इस वर्ब को सिंगुलर बनाना है, सिंगुलर, सिंगुलर सर सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन सकता है, थर्ड, सेकंड या थर्ड फॉर्म सिंगुलर प्लूरल के फंडे में ही नहीं आते, है ना। तो सर हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे एस या ईएस ऐड करते हैं कि नहीं करते? सर बिल्कुल करते हैं। तो अगर मुझे बात पता, अगर मैं डू के आगे ईएस लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? सर ये बन जाएगा सिंगुलर। अक्षय क्या है? अक्षय क्या है? सिंगुलर है ना। तो ये क्या है? ये डज नॉट है ना, डजंट, ठीक है, डजंट मतलब डज नॉट, डजंट, डजंट माने डज नॉट, राइट। तो सर ये भी तो सिंगुलर है। आ रही है बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं ही इज स्मार्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलता हूँ ही इज स्मार्ट, तो इज यूज कर रहा हूं ना मैं यहाँ पे, आर थोड़ा ना यूज कर रहा हूँ, ही आर स्मार्ट थोड़े ना होगा, ही इज स्मार्ट होगा ना, क्योंकि इज सिंगुलर है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अक्षय के साथ डज, अक्षय मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, राइट, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है बच्चे, हमने बात करी थी इस बारे में, है ना। तो उसके साथ हम लोग यूज, फिर डस के साथ फिर नॉट और फिर हमारा मेन वर्ब। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपल सरल भाषा में कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ठीक, तो हमें क्या लगाना है? तो हमें लगाना है डज नॉट, ठीक, प्लस में हमारे एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर प्लस डज नॉट प्लस हमारे एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमारा काम हो गया। हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया कि अक्षय जो है सुबह 4 बजे नहीं उठता, नहीं उठता, नेगेटिव सेंटेंस है,
आई बात समझ में? दे डोंट वॉच अ मूवी, यहाँ पर भी होना चाहिए यार। दे डोंट वॉच अ मूवी एवरी वीकेंड, वो हर वीकेंड मूवी नहीं देखते हैं। तो हर वीकेंड मूवी नहीं देखते हैं का मतलब है कि हो सकता है कि भाई ऑल्टरनेट वीकेंड देखते हो, ठीक है, या फिर 2-3 हफ्ते में एक बार, या फिर कोई पैटर्न ही नहीं है, सब जब मन आया तब देख लिया मूवी, राइट। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि यहाँ पे दे क्या है? दे जो है, याद करो, दे जो है सर ये है प्लूरल। और अगर सर दे प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे सर? हम लोग यूज करेंगे डू नॉट प्लस अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सर यहाँ पे हम लोग डू क्यों यूज करेंगे, यहाँ पे डस क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? तुम याद करो यार, तुम याद करो यार कि अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो उसके साथ हम लोग क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉच अ मूवी, या फिर वी वॉचेस अ मूवी। नहीं सर, वी वॉच अ मूवी होगा ना, वॉचेस थोड़ा ना होगा, है ना। केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसी रीजन की वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डू आएगा, डज नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? तो सिंपल, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन की बात करूं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ लगाओ डज नॉट, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ लगा दो डू नॉट। अगर सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब है तो अब देखो यहाँ पे एक, हाँ एक और बात, एक और बात, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो डजंट वर्क इन अ मैनेज, वो एक किसी मैनेजमेंट कंपनी में काम नहीं करती। एक्शन हुआ ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिकॉज शी है, तो देखो मैंने क्या लगाया, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑल राइट, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक्शन हो रहा है। बट अगर सर कोई एक्शन ना हो रहा हो, फिर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुंबई इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो बांगड़ू बहुत सिंपल है। अगर इज है तो कुछ नहीं करना, डू डस का फंडा यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे सर सिर्फ और सिर्फ नॉट आ जाता है, सिर्फ। अगर मैं बोलता हूं कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? अगर मान लो कि कभी, जैसे पहले कलकत्ता हमारी कैपिटल थी अंग्रेजों के जमाने में, है ना, तो उस टाइम पे दिल्ली वॉज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। तो सिंपली हमें नॉट लगा देना अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं है, अगर सेंटेंस में इज एम आर वर्ब है, ठीक। अगर सेंटेंस में इज है या एम है या आर है, राइट। एप्पल जूस डजंट बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगेन डज नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देयर आर नॉट 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अब देखो ये थोड़ा सेंटेंस टेढ़ा है, इसको अभी हम लोग फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। बिकॉज क्यों छोड़ रहा हूं मैं? बिकॉज ये चीज समझने के लिए ना हमको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा, जो भी मैं चाहता नहीं हूं। अभी लेटेस्ट फोकस ऑन टेंसेस ओनली, राइट। अगला, द मून डज नॉट राइज इन द ईस्ट, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मून क्या है? मून तो सर चांद, अब चांद तो एक ही है, चांद तो अपने आप में, मतलब धरती का चांद तो एक ही है। वैसे तो हर प्लैनेट के अपने अलग अलग मून्स होते हैं, लेकिन धरती का चांद तो सर एक ही है ना, जिसमें हमको अपने दिलरुबा की या फिर जिसमें हमको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की शक्ल दिखती है ना, तो वो तो एक ही है। तो वो जो है वो ईस्ट में नहीं उगता, उगता सिंगुलर, तो इसलिए हमने क्या लगाया, हमने लगाया डज नॉट, है ना। हमने क्या लगाया, हमने लगाया डज नॉट, डज नॉट, राइट। द कॉलेजेस डोंट रीओपन इन डिसम्बर, द कॉलेजेस डोंट रीओपन इन डिसम्बर। सर इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये है कि वो दिसंबर में ओपन नहीं होंगे या फिर नहीं होते, नहीं होंगे या नहीं होते। देखो यहाँ पे तो कॉलेजेस डोंट रीओपन इन दिसंबर का दोनों ही मतलब हो सकते हैं, नहीं होंगे या नहीं होते, दोनों ही मतलब हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉलेजेस बोला, कॉलेजेस, कॉलेज नहीं है, कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, वो हमारा प्लूरल है, प्लूरल है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डू नॉट लगा दिया। देखो इस चीज को, ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे डू नॉट लगा दिया। द पीएम डज नॉट लीव फॉर द यूएस नेक्स्ट मंथ, पीएम अगले महीने यूएस नहीं जा रहे, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, या फिर फॉर एग्जाम्पल उनके प्लान में है ही नहीं यूएस जाना। तो किसी ने पूछा रहे पीएम साहब जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, ठीक। तो पीएम साहब जो है अगले महीने यूएस नहीं जा रहे, ठीक। तो अगेन द पीएम
डज नॉट लीव फॉर द यूएस नेक्स्ट मंथ। तो सर यहाँ पे आपने इसको पीएम क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे डज नॉट लगा दिया, है ना। द ट्रेन डज नॉट डिपार्ट एट 6 टुमारो मॉर्निंग, ट्रेन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे डज नॉट लगाया। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अगर हमें किसी भी सिंपल प्रेजेंट के टेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है और अगर वहां पे एक्शन वर्ब है, तो हमें क्या चेक करना है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, वहां पे डज नॉट लगा दो, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो इज्जत से, ठीक। बट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वी है, दे है, आई के साथ भी याद, अरे आई तो भूल ही गए हम लोग, आई आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ आएगा डू नॉट, डज नॉट नहीं आएगा, आई के साथ आएगा डू नॉट। देखो आई के साथ हैव आता है, आई के साथ हैव बीन आता है, आई के साथ डू आता है, तो सर आई को फिर सिंगुलर बोलते ही क्यों हो, प्लूरल घोषित करवा दो ना इसको। ठीक है भाई, कभी अगर ऐसा समय आएगा तो करवा भी देंगे, लेकिन फिलहाल तो हम आई के साथ जो है डज नॉट यूज नहीं करते, डू नॉट यूज करते हैं अगर कोई एक्शन वर्ब है तो। अंडरस्टूड। तो अगर सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब है तो वहां पे हम लोग डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर इज एम आर लगा हुआ तो सिंपल इज या एम या आर के बाद नॉट लगा दो, हमारा काम हो गया। अगली बात समझ में। तो इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट में दिए गए सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं, ठीक। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, सर अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगा दो। डज नॉट कहाँ लगाना है, डज नॉट हमको लगाना है सर मेन वर्ब से पहले, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है। अगर आपको नहीं पता कि मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब क्या है, तो अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग वर्ब्स के बेसिक्स की वीडियो देख कर आओ, ठीक है ना। तो अगर डज नॉट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप मेन वर्ब से पहले डज नॉट लगा दो, बट अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगा दो, तो डू नॉट लगा दो। सो एड डू नॉट बिफोर द मेन वर्ब, अगेन मेन वर्ब से पहले लगाना है हमको, बाद में लगाना, मेन वर्ब से पहले, बिफोर द मेन वर्ब इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, ठीक। कभी भी, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नेगेटिव सब्जेक्ट में, सॉरी नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करते। मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मेन वर्ब की, मेन वर्ब की। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि डू है, डज है, नॉट आएगा, सर आपने एस खुद लगा दिया, एस खुद लगा दिया, लेकिन ये हमारे मेन वर्ब थोड़ा ना है, तो हमारे हेल्पिंग वर्ब है ना बच्चे, ये तो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब थोड़ा ना है, ठीक। तो जब मैं बात करता हूँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की, तो मैं बात कर रहा हूँ मेन वर्ब की। तो जब भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो हमारा एक्शन वर्ब है उसमें कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कभी ये नहीं बोलेंगे दे डू नॉट वॉचेस द मूवी एवरी वीकेंड, अक्षय डजंट वेक्स अप एट 4 in the morning, गलत है। और अगर आप इस यूजेज का प्रयोग कर रहे हैं तो बंधु सुधारो अपने आप को, अपनी व्याकरण को सुधारो, सुधार अपने आप कम्युनिकेशन स्किल्स में दिखेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे सर हमने क्या सीखा, जरा एक बार बढ़िया सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है ना, एक बार बढ़िया सा रिकैप कर लेते हैं। सर पहली बात तो आपने हमको सिखाई थी, वो पहला ही जो शब्द आपने मारा था वो मारा था आपने कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि किसी शब्द को उठा के छोटा कर देना, ठीक है ना, वो आपने बताई थी। सर दूसरा आपने बताया कि हमको डज नॉट डू नॉट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। सर तीसरा आपने बताया कि जब भी हम यहाँ पे डज नॉट डू नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो सर हम मेन वर्ब के बाद कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर आप ये 2-3 बातें याद रखें तो नेगेटिव सेंटेंसेस को टैकल करना जनरल कम्युनिकेशन में या फिर एग्जाम में आपके लिए बड़ा सिंपल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू वेरी मच।